एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिशन लाइब्रेरियन। आज का टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। मीन्स जो लाइब्रेरी में किस प्रकार चीज़ों को मैनेज किया जाता है, मैनेजमेंट के लिए किसने कौन कौन से रूल्स दिए हैं, थ्योरी दी हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। प्लस में कि किस प्रकार जो सर्कुलेशन ऑफ बुक्स है या रेफरेंस सर्विस है उसको किस प्रकार मैनेज किया जाता है और उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, उन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस टॉपिक को मैं एज अ वन लाइनर की तरह आपको कंप्लीट कराऊंगी ताकि जो भी इससे संबंधित जो ये कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ये आप बहुत जल्दी से एक्वायर कर लें। एज अ वन लाइनर लेके चलूंगी ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो समझने में। हम बिना किसी और बात के मैं टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहले इस टॉपिक में बात करते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके फादर कौन है, तो वो है F.W. टेलर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, साइंटिफिक का पूछ लेते हैं, मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी है पूछ लेते हैं। मैं बेसिक से ही लेके चल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बीच बीच में से लेके चल रही हूँ। आप बने रहिए कंटिन्यूसली, मैं आपको एक एक पॉइंट कवर करवाऊंगी। ओके, सेकंड है कि फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। जो मैनेजमेंट थ्योरी है उसके फादर कौन है, तो वो है पीटर एफ ड्रकर। थर्ड है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर के द्वारा दिया गया था वो किसने सबसे फर्स्ट टाइम यूज किया, तो वो यूज किया किसने, लुइस ब्रेडिन ने। अब हम नेक्स्ट आगे की बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रबंधन के तत्वों को सर्वप्रथम सूचीबद्ध किसने किया। मीन्स जो मैनेजमेंट के जो एलिमेंट्स हैं उसको एक थ्योरी के रूप में किसने दिया, तो वो दिया हेनरी फेयोल ने। ठीक है, इस जो प्रबंधन के इसमें जो सूचीबद्ध किया इसके अंदर उन्होंने 14 सिद्धांत दिए। ठीक है, तो प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया, हेनरी फेयोल ने। सिक्स्थ है कि जो हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत हैं, जो उन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे उनमें से एक है कि एस्पेक्ट दे कॉर्प। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है अलग अलग लाइब्रेरी के, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे पंजाब का हो, DSSB हो, नेट UGC हो, सब में ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया है। तो इसका क्या अर्थ होता है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। मीन्स इस एस्पेक्ट दे कॉर्प का मतलब होता है कि जो यूनियन में है, जो संघ में है, उसी के अंदर शक्ति है। ओके, अब सेवेंथ की बात करते हैं कि जो क्लासिकल मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था, F.W. टेलर ने दिया था। जो मैनेजमेंट की थ्योरी है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, वो किसने दिया था, पीटर एफ ड्रकर ने दिया था। अब बात करते हैं जो क्लासिकल मैनेजमेंट है ये किसने दिया है, तो ये किसने दिया है, उर्विक ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट 8th पॉइंट की। अभी तक मैंने ये आपको बता दिया कि किसने कौन कौन सी मैनेजमेंट की थ्योरी दी है, साइंटिफिक, क्लासिकल एंड जो मैनेजमेंट की थ्योरी है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, वो किसने दी है। ठीक है, अब हम 8th पॉइंट की बात करते हैं। जो अलग अलग थ्योरीज हैं, चाहे वो मोटिवेशन की हो, मैनेजमेंट की हो, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा 8th पॉइंट है कि पोस्टकॉर्प सिद्धांत किसने दिया। पोस्टकॉर्प के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, या तो पूछ लेंगे पोस्टकॉर्प में P का क्या है, मतलब P को एक्सपेंशन क्या है, और CO का एक्सपेंशन क्या है, R का एक्सपेंशन क्या है, वो सब किसने, ये क्या क्या है इनके एक्सपेंशंस हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। और सीधे सीधे ये भी आ जाता है कि जो पोस्टकॉर्प सिद्धांत है वो किसने दिया है। आंसर इज लूथर गुलिक एंड एल उर्विक ने, इन दोनों ने मिलकर पोस्टकॉर्प का सिद्धांत दिया। नाउ मैं इनकी एक्सपेंशन लिख देती हूँ कि इनका कैसे एक्सपेंड किया गया है, P से क्या है, S से क्या है, O से क्या है, सबकी लेटर्स हैं उनका एक्सपेंशन क्या है। ओके, पोस्टकॉर्प में जो P है, P का मतलब है प्लानिंग, O का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, S का मतलब है स्टाफिंग, D का मतलब है डायरेक्शन, CO का मतलब है कोऑर्डिनेशन, एंड R का मतलब है रिपोर्टिंग, एंड B का मतलब है बजट। जिसमें से अभी क्या क्या पूछा गया है वो मैं बता देती हूँ। अभी कोऑर्डिनेशन को पूछा गया है कि जो पोस्टकॉर्प है उसमें CO का एक्सपेंशन क्या है, और P का पूछा गया है कि P से क्या है, प्लानिंग। तो वैसे तो आपको सारे पढ़ने हैं, बट ये मैंने बता दिया, ये जो दो हैं एक्सपेंशन, इनके बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट हम 9th पॉइंट की बात करते हैं।
सो नाइन्थ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ 6 थ्योरी हैं जो कि कंटिन्यूसली एग्जाम्स में पूछी गई हैं एज अ, या तो पूछ लेते हैं मैच करने के लिए पूछ लेते हैं कि किसने कौन सी थ्योरी दी है, ऐसे करके आपको ऑप्शंस में दे देते हैं, या डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि थ्योरी एक्स एंड वाई किसने दी है, या हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी है वो किसने दी है। ओके, सो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है सोशल रिलेशन। ये कई दफा आ चुके हैं, मैंने इस टॉपिक में सिर्फ वही पॉइंट को इंक्लूड किया जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन रिपीटली आए हुए हैं। सो फर्स्ट है हमारा सोशल रिलेशन मैनेजमेंट थ्योरी। सो इसमें सिर्फ याद रखना है सोशल रिलेशन। सो सोशल रिलेशन मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी है? एल्टन मायो ने। सेकंड है जो TQM है थ्योरी है वो किसने दी है? TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सो किसने दी है? USA नेवी ने। थर्ड है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किसने दी है? D मैकग्रेगर ने। फोर्थ है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, ये किसने दी है? एडवर्ड डेसी एंड रिचर्ड रेयान ने। फिफ्थ है हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी, मीन्स जो नीड है उसकी मतलब कि कितने लेवल्स हैं, लेवल्स को अलग अलग लेवल्स में जो थ्योरी दी है बांट के वो किसने दी है? A मैस्लो ने। सो इन्होंने क्या किया है कि पहली हमारी नीड क्या है? पहली हमारी नीड भूख प्यास है, या सेकेंडरी हमारी घर है, ऐसे ऐसे करके इन्होंने लेवल्स दिए हैं, उसको अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया कि हमारी फर्स्ट नीड क्या है, सेकेंड नीड क्या है, टर्शरी नीड क्या है, ऐसे ऐसे कितनी हमारी नीड्स हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये थ्योरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन्हें ध्यान से देखिए, ये पेपर में आती ही आती हैं। सो नेक्स्ट हम 10th पॉइंट की बात करते हैं। अब हमारा 10th पॉइंट है कि FRBR मॉडल है। सो जो FRBR मॉडल में 4 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? सो FRBR मॉडल के 4 तत्व हैं। फर्स्ट है वर्क, सेकेंड है एक्सप्रेशन, एंड थर्ड है मैनिफेस्टेशन, एंड फोर्थ है आइटम। क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता है कि FBR मॉडल है, उसके अंदर आपको 3 दे देंगे, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन तो है, फोर्थ कौन सा है? सो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक ऑप्शन आपको कलेक्ट करना होगा कि इनमें से कौन सा है। सो फोर्थ इज आइटम। सो नेक्स्ट 11th है हमारा कि एक्विजिशन सेक्शन जो होता है, जो अधिग्रहण विभाग होता है, उसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। सो फर्स्ट है पुस्तकों पर लेखों हेतु क्रियादेश, पुस्तक का परिग्रहण, बिल का प्रक्रियाकरण एंड दावा निरसन। मीन्स जो बुक्स का एक्विजिशन है, सर्कुलेशन है, वो सब किसके द्वारा किया जाता है? एक्विजिशन सेक्शन के द्वारा। अब हम 12th की बात करते हैं। 12th हमारा पॉइंट है कि जो एक्सेशन रजिस्टर है वो क्या है? एक अस्थायी अभिलेख है, स्थायी अभिलेख है, या डिजिटल अभिलेख है? सो ये क्या है? एक स्थायी अभिलेख है, मतलब ये परमानेंट होता है। सो 13 है कि जो एक्सेशन रजिस्टर में जो संग्रह है उसका क्रम किस हिसाब से दर्ज किया जाता है। सो लाइब्रेरी में जिस प्रकार से पुस्तकों को एक्वायर किया जाता है, उनको जो सीरीज में एक्वायर किया जाता है, उसी प्रकार से एक्सेशन रजिस्टर में भी उनको दर्ज किया जाता है। सो आंसर है जिस क्रम में उसको पुस्तकालय में प्राप्त किया जाता है, मीन्स जिस सीरीज में उन्हें एक्वायर किया गया होगा उसी सीरीज के हिसाब से उनका नंबर उनको अलॉट किया जाता है। 14 क्वेश्चन है कि एक्सेशन रजिस्टर का स्टैंडर्ड साइज क्या है? सो स्टैंडर्ड साइज है 16x13। 15 है क्वेश्चन हमारा कि एक्सेशन रजिस्टर में कॉलम की संख्या क्या है? सो है ये 14। ये 4 बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैंने वही सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो आपके लिए बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। सो ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, जिसमें से कि एक्सेशन रजिस्टर में कॉलम की संख्या है, ये तो नेट UGC में भी आ चुका है। सो ये कितनी संख्या है? 14। अब बात करते हैं 16 पॉइंट की। नेक्स्ट 16 है हमारा परिसंचरण विभाग, मीन्स जो सर्कुलेशन सेक्शन है उसके क्या क्या काम होते हैं। सो फर्स्ट काम होता है पुस्तकों का आदान प्रदान, मीन्स जो पुस्तकों को एक्वायर करना या किसी को मतलब कि अलॉट करना, ये काम। सेकंड है पुस्तकों का आरक्षण, मतलब पुस्तकों को रिजर्व करके रखना, एंड संरक्षण भी है उनको कि उनको सेव करके रखना। एंड थर्ड है जुर्माना या विलम्ब वसूली शुल्क, मतलब कि अगर बुक आप किसी ने परचेज मतलब कि बोरो की है और उसका जो टाइम लिमिट है उस पर नहीं दे पाए हैं, तो जितना उनको फाइन लगता है वो वसूल करना। 7th है कि लाइब्रेरीज हार्ट, लाइब्रेरी का हार्ट किसे कहा जाता है? रेफरेंस सेक्शन को। 18th है कि जो लाइब्रेरी कमेटी है उसमें लाइब्रेरियन की क्या भूमिका होती है?
तो क्या भूमिका होती है? संयोजक के रूप में, मीन्स कन्वेनर के रूप में। अब बात करते हैं 19th पॉइंट की। सो नेक्स्ट है हमारा 9th पॉइंट, सर्कुलेशन सिस्टम मेथड्स। मीन्स जो पुस्तकालय में जो आगम निर्गम के लिए जो पद्धति अपनाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं, किस किस ने दी हैं, उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि सर्कुलेशन सिस्टम मीन्स आगम निर्गम का मीन्स क्या है, मतलब क्या है इसका, आगम क्या है, निर्गम क्या है। इंग्लिश में तो हम सर्कुलेशन सिस्टम कर लेंगे, बट जो स्टूडेंट हिंदी में पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को, उसके लिए उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आगम मतलब होता है पुस्तकालय से पाठक सामग्री बाहर ले जाने की प्रक्रिया को निर्गम कहते हैं, और फिर उसे वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया को आगम कहते हैं। मीन्स जब कोई फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लाइब्रेरी से कोई बुक चाहिए, सो अगर मैं उससे एक्वायर करती हूँ, वहाँ से अपने नाम पर उन्हें अलॉट करवाती हूँ, तो वो क्या हो जाएगी हमारी निर्गम। फिर वही बुक जो हम वापस लाइब्रेरी में देंगे तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आगम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब सो इसके अंदर किस किसने मेथड्स दिए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट है इसमें मेथड नेवार्क मेथड, जिसे किसने दिया है? यूएसए नेवी ने। इसकी सबसे स्पेशल बात है इसमें क्या है, ये 1 कार्ड सिस्टम है। इसमें सिर्फ याद रखने वाली जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट है नेवार्क मेथड क्या है? 1 कार्ड सिस्टम है। किसने दिया है? यूएसए नेवी ने। और इसका साइज क्या है? 5.3, बस इतना याद रखना है। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट मैंने एक और ऐड किया है कि इसका यूज सबसे फर्स्ट टाइम यूज कब हुआ था? इसका फर्स्ट टाइम यूज हुआ था 1900 ईस्वी में संयुक्त राज्य के न्यू जर्सी के राज्य न्यूयॉर्क सार्वजनिक पुस्तकालय में हुआ फर्स्ट टाइम इसका यूज। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राउन्स। सेकेंड है हमारा ब्राउन्स मेथड। सो ब्राउन्स मेथड है, ब्राउन्स मेथड किसने दिया है? नीना ब्राउन ने। इसके ऊपर सिर्फ मोस्टली पूछा गया जो क्वेश्चन है बस यही है कि जो ब्राउन्स मेथड है वो किसने दिया है, तो किसने दिया है? नीना ब्राउन ने। कब दिया है? 1895 में। ये किस लिए यूज किया जाता है? लोनिंग लाइब्रेरी बुक्स, मीन्स लाइब्रेरी से बुक्स को लोन करने के लिए, बुक्स को उधार लेने के लिए, उसमें ये मेथड यूज किया जाता है। थर्ड है पत्रिका प्रबंधन 3 कार्ड सिस्टम। सो जो पत्रिका का जो प्रबंधन है उसमें 3 कार्ड सिस्टम यूज किया जाता है। वो किसके द्वारा दिया गया है? सो वो किसके द्वारा दिया गया है? बाय रंगनाथन, ऐसा रंगनाथन। सो ये 3 कार्ड सिस्टम है। इसके अंदर 3 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? सो फर्स्ट होता है रजिस्टर कार्ड, सेकंड होता है चेक कार्ड एंड थर्ड होता है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि जो 3 कार्ड सिस्टम है उसमें रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड के अलावा और कौन सा थर्ड कार्ड है वो कौन सा है? सो ऑप्शन आपको 4 दे दिए जाते हैं, उसके अंदर एक ये भी होता है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। सो आपको याद रखना है कि जो 3 कार्ड सिस्टम है वो 3 कार्ड कौन कौन से हैं। सो वो रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। सो ये आगम निर्गम पद्धति मीन्स सर्कुलेशन सिस्टम में हमें बस ये 3 मेथड पढ़ने थे। अब आगे हम बात करते हैं RFID की। जो RFID है टेक्निक वो क्या है? RFID। सो RFID की फुल फॉर्म क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। सो RFID के एलिमेंट्स क्या है? RFID टैग्स, स्मार्ट गेट्स एंड हैंडल रीडर। सो RFID से सिर्फ बेसिकली 2 ही क्वेश्चन आते हैं, एक तो इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसके एलिमेंट्स क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 21st पॉइंट की। इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो लाइब्रेरी से बुक्स को अनयूज बुक्स को निकाल दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन कैसे की जाती है, शेल्फ लिस्ट क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो लाइब्रेरी में जो अनयूज बुक्स हैं उनको लाइब्रेरी के संग्रह से निकालना उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वीडिंग आउट। 22nd है वो रिकॉर्ड जो शेल्फ पर रखी पुस्तकों की स्थिति को दर्शाता है। मीन्स जो शेल्फ पे रखी हुई बुक्स हैं वो जो रिकॉर्ड हैं वो किसी की पुस्तकों की जो स्थिति को दर्शाता है उसे क्या बोलते हैं? सो वो जो रिकॉर्ड है उसे बोलते हैं शेल्फ लिस्ट। उसे बोलते हैं शेल्फ लिस्ट। 23rd है कि जो शेल्फ लिस्ट है उसका मेनली यूज किस लिए किया जाता है? सो शेल्फ लिस्ट का मेनली यूज किया जाता है स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए, कि जो स्टॉक है उसे वेरीफाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? शेल्फ लिस्ट की। अब हम बात करते हैं 24th पॉइंट की। नेक्स्ट हमारा 24th पॉइंट है कि पुस्तकालयों के जिल्द के प्रकार, मतलब पुस्तकालयों में जो बाइंडिंग की जाती है वो कितने प्रकार की जाती है? सो फर्स्ट इज चर्म जिल्द मीन्स स्किन वाली, सेकेंड इज वस्त्र मीन्स जो कपड़े से की जाती है, और थर्ड इज कठोर जिल्द। सो ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है बाइंडिंग, चर्म, वस्त्र एंड कठोर जिल्द।
25th है कि PERT क्या है। सो PERT क्या है? PERT है एक जॉब एनालिसिस टेक्निक, जिसका जो कब विकास की गई थी 1958 में। इसका काम क्या है? फॉर शेड्यूलिंग टास्क, मतलब कि जो जॉब में जो काम है वो शेड्यूल किए जाते हैं। सो जो टास्क को शेड्यूलिंग करना होता है वो PERT के थ्रू किया जाता है। 26 है कि जो CPM है, CPM के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो इसका विकास का श्रेय किसे जाता है? ड्यू पॉइंट कंपनी को। CPM की फुल फॉर्म क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड। अब बात करते हैं 27 पॉइंट की। हमारा पॉइंट है बजट। सो मैनेजमेंट के अंदर बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो जिसमें से कई प्रकार के बजट होते हैं, जैसे कि लाइन बाय लाइन बजट, परिसूत्र बजट, लमसम बजट, प्रोग्राम बजट, परफॉर्मेंस बजट, NPV, BS एंड ZBB। जिसमें से सिर्फ ये दो ही आपको पढ़ने, ये दो ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी आपको नहीं पढ़ने। सो सबसे पहले इसमें है कि जो बजट का जो स्रोत है प्रबंधन का, तो वो किन के द्वारा होता है। सो उसमें दो लोग सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट सरकारी धन, सेकंड है ग्रंथालय फीस, मीन्स लाइब्रेरी फीस। सो बात करते हैं PPBS बजट के बारे में। सो PPBS की फुल फॉर्म क्या है? प्लानिंग परफॉर्मेंस बजट सिस्टम। सो इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली जो प्लानिंग है उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि ये पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसके हिसाब से परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो ये किसने दिया है? US डॉट द्वारा। कब दिया गया? 1961 में। सेकंड है ZBB, मतलब जीरो बेस बजट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली ZBB के ऊपर। सो ZBB की फुल फॉर्म है जीरो बेस बजट। सो इसमें क्या है कि हर साल एक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं और वित्त की मांग करते हैं, मीन्स बजट की मांग करते हैं और बजट की पेशकश करते हैं। सो ये पुराने सालों पे नहीं जाते हैं कि पुराने सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या परफॉर्मेंस हुई, क्या प्लानिंग की। ये हर साल एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें। सो इसे किसने दिया था? पीटर फायर ने। कब दिया था? 1970 में। सो ये हमारा टॉपिक ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसमें एक और है, सबसे इम्पोर्टेंट है पुस्तक चयन सिद्धांत, मीन्स बुक सिलेक्शन सिद्धांत। किसने दिए हैं और उन्होंने क्या क्या उसके बारे में कहा है, अब हम वो पढ़ते हैं, देन हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो बने रहिए मेरे साथ। सो बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल। सो पुस्तक चयन सिद्धांत किसने दिए हैं और उनके क्या उन्होंने कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक उनकी लाइन दे देंगे, लाइक डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी किसने दी है और कब दी है, ऐसे पूछ लेंगे। या ये लाइन दे देंगे, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट लीस्ट कॉस्ट किसने दिया है, किसने ये बुक चयन सिद्धांत दिया है। ठीक है। सो फर्स्ट ड्रूरी। सो ड्रूरी ने क्या कहा था कि टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। सो ये कब दिया था उन्होंने? 1930 में। सेकंड है मैक्लोविन। इन्होंने क्या दिया था? डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी। कब दी थी? 1925 में। थर्ड है मेलविल डीवी। सो मेलविल डीवी ने क्या बोला था? द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट लीस्ट कॉस्ट। ये कब दी थी? 1879 में। बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल में बस आपको ये तीन पढ़ने हैं और इनकी ये जो इन्होंने कहा है इसको याद रखना है, और कब इन्होंने ये दिया है सिद्धांत वो डेट याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ओपन एक्सेस सिस्टम है उसके जन्मदाता कौन है। सो उसके जन्मदाता है JD ब्राउन। सो ओपन एक्सेस सिस्टम कौन से लॉ के अंडर आता है? थर्ड लॉ के अंडर आता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो पुस्तकालय की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसके कौन कौन से भाग हैं। सो पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट के कौन कौन से भाग होते हैं। सो पुस्तकालय की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एंड सेकेंड इज स्टैटिस्टिकल। एंड लास्ट है कि जो वित्तीय लेन देन होता है लाइक बजट में, उसका जो मूल्यांकन होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑडिटिंग। सो इसे बोलते हैं ऑडिटिंग। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट से लेके आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। आपको एक तरीके से नोट्स बनाने में भी आसानी होगी। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा। सारे पॉइंट्स को मैंने इंक्लूड किया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई भी पॉइंट छूट गया है सो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू so much watching for this. Please like and share and subscribe. Thank you so much.